चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लचीलापन, जिसे कहते हैं डक्टिलिटी। क्या होती है डक्टिलिटी? किसी भी मेटल की डक्टिलिटी। देखिए तन्यता, जिसे बोलते हैं तन्यता, भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की। आपने मेटल के वायर देखे होंगे, तार। आप क्या करते हो, जब जब आप किसी मेटल को वायर के रूप में खींच सकते हो ना, तब वो क्या कहलाती है? उसकी तन्यता। और मेटल के अंदर दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। एक कौन सी बॉन्डिंग होती है? सबसे पहले बॉन्डिंग इन मेटल। मेटल के अंदर दो प्रकार की बॉन्डिंग होगी। कौन कौन सी बॉन्डिंग रही होगी? तो देख ले, सबसे जो पहली आपकी बॉन्डिंग है वो क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग। जिस मेटल के अंदर ये मेटेलिक बॉन्डिंग अधिक रही होगी, जो उसकी तन्यता है ना, वो क्या रही होगी? अधिक रही होगी। दूसरी कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग हम आगे चल के जिक्र करेंगे इस पर, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं, जो मेटल का लचीलापन होता है ना, उसकी वजह से ही आप वायर खींच पाते हो। सबसे पहले आप देखो, मोटे मोटे वायर आप खींचते किसके? जैसे पुल के वायर हुए, क्रेन के वायर हुए, वो काहे के होते हैं? लोहे के वायर। तो बात करते हैं वो काहे के वायर होते हैं? आपके लोहे के वायर होते हैं, मोटे मोटे। जो आप क्रेन में यूज करते हो और पुल में यूज करते हो, वो लोहे के वायर होते हैं। और आपका जो लोहा होता है ना, Fe, वो सबसे अधिक कहां कहां पाया जाता है? आपका झारखंड और उड़ीसा के अंदर। और बात करें हम एक क्या है, तार बनाते हैं, वो है आपका एल्युमिनियम और कॉपर। Fe भी है और भी है जितने मेटल हैं, लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर में यूज करते हैं आप? बिजली के वायर बनाने में यूज करते हो। आपका जो सबसे अधिक लचीलापन होता है ना, वो किसके अंदर होता है? Au के अंदर। सबसे अधिक क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। बात करें Ag के अंदर भी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। इसीलिए आप क्या करते हैं? उनके वायर खींच सकते हो। बात करते हैं गुड कंडक्टिविटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह क्या होती है? कंडक्ट होती है, जिनमें वो क्या होती है? देखिए, बिजली तथा हीट के क्या हुए? बिजली तथा हीट के क्या हुए? कंडक्टर होते हैं। और बात करें आपके गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं? आपका चांदी, सोना, कॉपर और एल्युमिनियम क्या है? सभी गुड कंडक्टर होते हैं इसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और यदि बात करें, दैट इज सपोज आपके पास ये क्या है? छड़ है, मेटल की छड़ है। मेटल की एक छड़ को जब आप यहां से टच करते हो ना किसी वायर से, या आप किसी बर्नर लैंप से, क्या करते हो? बर्नर लैंप से, तो क्या होता है? उसमें हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास आउट हो जाती है, इस एंड से इस एंड तक। क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होती है इसमें को पास, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी की वजह से कोई भी मेटल की क्या होती है? विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो क्या होगी? सुचालक होंगे। बट किसे छोड़कर? Hg और Pb, सीसा और पारा को छोड़कर क्या है? सभी सुचालक हैं। लेकिन दोनों ये क्या है? उचालक होते हैं। और यदि बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, सभी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो अधिक होता है। बट जो आप बात करें किसकी, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? सॉफ्ट होता है। आप इसे चाकू से काट सकते हो। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए केरोसिन के ऑयल में निम्न में से किस मेटल को संरक्षित करके रखा जाता है? कौन सा है इसमें? सोडियम। ठीक है, आप इसे किससे काट सकते हो? सोडियम और पोटेशियम को चाकू से। क्या हुए? सॉफ्ट। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर उपस्थित नहीं होते मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए क्या होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर के होते हैं। बात करें गाल्मियम और सीजियम, आपके इनका जो मेल्टिंग पॉइंट ना, वो इतना कम होता है। जब आप सीजियम और गाल्मियम को हथेली पर रखकर थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना, तो जो हमारी हथेली से हीट निकलती है ना, तो उस टेम्परेचर पर ही ये क्या हो जाते शुरू होते हैं? गलने शुरू हो जाते हैं, मेल्ट पिघलने। ठीक है, तो ये क्या है? इनका गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? कम होता है। बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें दिखाई पड़ती है केमिकल रिएक्शन पर या केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद। सबसे पहले हम बात करें, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या है? टू डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या कर सकते हैं? मेटल टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और नॉन मेटल किसी टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। यदि
बात करें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का 3 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसे क्या कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं इसने तज दिया। मेटल की प्रवृत्ति क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो वो क्या करते हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन 1 क्यों दिया इसने, तो देखिए हम बात करते हैं, ये सारा खेल जो ना स्टेबिलिटी के लिए होता है। सबसे पहले जो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसके पास है कितने अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसने क्या प्राप्त कर ली स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली। तो देखिए इसके जो सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने डोनेट कर दिया, और क्या हुआ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या कर लिया इसने स्टेबिलिटी। तो सारा खेल कहता हुआ स्टेबिलिटी का। तो देखिए आपके पास कोई मेटल है जैसे कि सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा मेटल, ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है अनस्टेबल, क्योंकि चाहिए थे कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा किसी भी नॉन मेटल को। बात करें हम देखिए यहाँ पे Na, इसने क्या किया अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब 2 और कितने 8 और 2 10, अर्थात इसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात करें आपके पास ये क्या थी नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है क्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की। अब क्या किया क्लोरीन ने, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेटल ने डोनेट किया था वो एक्सेप्ट कर लिया किसने नॉन मेटल ने। अब नॉन मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ देखिए दोनों ने कंबाइनेशन करके क्या बना लिया NaCl। अब बात करें इस एटम में तो देखिए 2 8 और 8 इनका आउटर मोस्ट शेल कितना हो गया कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हुआ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने क्या गेन कर ली स्टेबिलिटी। तो जो ये खेल हुआ ना यहाँ पूरी रिएक्शन का, ये खेल था स्टेबिलिटी का। अब क्या हुआ देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम बात करें जब जब आपके जो मेटल होते हैं ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे मेटल के ऑक्साइड। और सबसे पहले हम बात करें सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बात करें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और बात करें हम Fe एंड कॉपर क्या होते हैं एयर की उपस्थिति में नहीं जलते। और बात करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्साइड का फॉर्म करते हैं। बात करें चांदी, आपका चांदी सोना और प्लेटिनियम एयर की उपस्थिति में क्या करते हैं बर्न नहीं होते या जलते नहीं हैं। तो क्या होता है देखिए इनका, इसीलिए आपके गोल्ड चांदी और प्लेटिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं। और बात करें आपकी एक है आपके पास एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और सीसा। अब देखिए भाई एयर के साथ साथ क्या करते हैं स्लोली रिएक्शन करते हैं, बट स्लोली रिएक्शन करने के बाद ये अपने सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं इनका मतलब ये बेकार नहीं होते। तो इसलिए इनका हम यूज करते हैं क्या वायरिंग वगैरह में भी इनका हम यूज कर लेते हैं। बात करें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले आपने जान लिया है मेटल एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा मेटल के ऑक्साइड बनाएगा। और जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं एक ऐसे ऑक्साइड जो दोनों रिएक्ट करेंगे एज वेल एज बेस एंड एसिड के साथ। ठीक है, तो जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे मेटल ऑक्साइड, आप उन्हें क्या बोलोगे
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एक तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड। अब जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो है आपके पास Al2O3। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, क्योंकि ये क्या है, HCl एक एसिड है, तो ये क्या बनाता है AlCl3 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। बात करें एल्युमिनियम का, जब ऑक्साइड रिएक्शन कराते हैं हम बेस के साथ, ये क्या है आपका एसिड और ये क्या है आपका बेस, ठीक है। अब इसके ऑक्साइड ने, एल्युमिनियम के ऑक्साइड ने एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन की, तो इसका नाम क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए जब आप रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तब आपको मिलता है AlCl3, लेकिन जब आप रिएक्शन बेस के साथ कराते हो तब आपको मिलता है NaAlO3, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल का क्या मिलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो यही जो नेचर थी इसकी, ये क्या कहलाएगी, एम्फोटेरिक नेचर, या क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन है, वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए भाई साहब, जब आप रिएक्शन कराते हो ना वाटर की, किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तब क्या फॉर्म होता है। तो देखिए मेटल की जब आप रिएक्शन कराते हो इसके साथ, तब देखिए अलग अलग मेटल जो है ना अलग अलग तरह से बिहेवियर शो करती है। अब बात करें हम मेटल, ये आपकी मेटल है, मेटल की आपने रिएक्शन कराई हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करेगी, वो कौन सी आपकी Mg मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं ऐसी मेटल जो किसके साथ रिएक्शन करे, कोल्ड वाटर के, ठंडे पानी के साथ, वो कौन सी आपकी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। और जबकि जो स्टीम में, जो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी वो कौन कौन सी है आपकी, एक तो Fe है, एक एल्युमिनियम है और एक जिंक है। तो ये क्या फॉर्म करेगी, इस वाष्प के साथ जो रिएक्शन करके वो बनाएगी, अपने ऑक्साइड फॉर्म करेगी और H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगी। और यदि हम बात करें देखिए कैसे होगी रिएक्शन, सोडियम लिया आपने और क्या लिया आपने, वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर के दो सोडियम के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगी, वाटर के दो मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगी और फॉर्म करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपको जो ये वाटर सॉरी ये मिलेगा ना आपको H2O, ये कहां चला जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। अब बात करें अपने कैल्शियम, कैल्शियम कितने मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल ये कंज्यूम करेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बात करें H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो क्या बनता है, KOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका H2 यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। अब बात करें ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम जो है वो वाटर के दो मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है और क्या बनाएगा, Mg, आपका MgOH2, और ये क्या है आपके पास, H2O का मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। और बात करें ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम का भी जो होता है ना मेटल, वो भी ठीक उसी प्रकार रिएक्शन करता है, बट एल्युमिनियम के दो मॉलिक्यूल H2O के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहा है। बात करें Fe के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल को, और क्या बना रहे हैं, Fe3O4 और H2O यहाँ से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, जब आपने लोहा देखा है, लोहा पर जो जंग लगता है वो यही प्रोसीजर है भाई साहब। यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होने के बाद क्या बना देता है, मेटल की ऑक्साइड, और मेटल जो है ना उसका मेटल का भार बढ़ने लगता है, और मेटल का जब भार बढ़ने लगता है ना तो आप देखते होंगे जब जंग उतारते हो तो पता लगता है लोहे की एक परत उतर जाती है, तो आपका लोहा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बेकार, ठीक है। वो ये केमिकल रिएक्शन ही होती है वहां पे। और यदि बात करें आपका सोना और चांदी, तो भाई साहब ये रिएक्ट ही नहीं करता किसके साथ, H2O के साथ।
रिएक्शन विद एसिड, जब आप मेटल लेते हो और डाइल्यूट एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करते हो, तब आपके पास सबसे पहले जो निकलती है वो होती है हाइड्रोजन गैस और साथ में बनता है साल्ट। और देखिए आपके पास जो मेटल है मैग्नीशियम, और वो क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल किसके साथ रिएक्शन कराई, डाइल्यूट HCl के साथ। जब आप डाइल्यूट HCl के साथ मैग्नीशियम गैस की रिएक्शन कराते हो तो वहां पे निकलता है आपका H2 और साथ में बनता है क्लोराइड। बात कहने की है, कंक्लूजन ये है, जब भी आप डाइल्यूट एसिड क्या यूज करोगे, HCl यूज करोगे, तो वहां पर क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मेटल का क्लोराइड बनेगा हमेशा। तो बात ध्यान में कि यहाँ पर क्या है, Na यहाँ है HCl, HCl की रिएक्शन जब आप Na क्या बना Cl, तो क्या बना सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या है, देखिए ये बना एल्यूमिनियम के क्लोराइड। और बात करें इसकी, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 मेटल है, कौन कौन से मेटल, एक तो आपके पास चांदी, चांदी Ag चांदी होता है, Au गोल्ड होता है, ये क्या है मरकरी। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करती, जबकि आपके पास जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ये किस किस के साथ रिएक्शन शो करता है, HNO3 और H2SO4 के साथ ये रिएक्शन शो करता है। और बात करें हम, आपने लिया क्या मेटल और डाइल्यूट HNO3, तो जब जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन कराएंगे ना किसी भी मेटल के साथ, तो वहां पर जो आपका H2 है ना वो नहीं निकलेगा। और बात करें आपका, आपने ये मेटल ले लिया MgMn और डाइल्यूट HNO3 के साथ आप रिएक्शन कराओगे ना, तो वहां पर क्या निकलेगा, आपका H2 निकलेगा। केवल ये केस है दो, एक तो Mg का और एक क्या का Mn का। जब इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 से कराओगे ना, वहां पर H2 निकलेगा। इन सब को छोड़कर, इन दो को छोड़कर सब में क्या रहा होगा, H2O नहीं निकलेगा, ठीक है। और क्या है, रिएक्शन विद बेस, जब आप मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हो तो वहां पर क्या निकलता है, H2O निकलता है और साथ में बनता है साल्ट बनता है। और देखिए जिंक, ये क्या है, बेस ही तो है। यहाँ पर बेस कैसे पता लगा कि OH की नेचर कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। तो देखिए ये क्या बनाया है, सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में H2O को रिलीज कर देता है। तो पढ़ते हैं हम कौन सी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है भाई साहब, आप जब क्या करते हो, मेटलों को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो। जब आप मेटल को, सभी मेटलों को, ये क्या है मेटल को आपने अरेंज कर दिया, कैसे अरेंज किया, इनकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे अधिक जो रिएक्टिव मेटल होती है ना वो आपकी सोडियम, और कौन सी होगी, पोटेशियम और सोडियम। सबसे अधिक कौन सी है, पोटेशियम, उसके बाद कौन सी है, सोडियम। देखिए जो आपका जो रेफरेंस माना गया ना वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से जो धातुएं नीचे हैं कौन कौन सी, आपका ये है कॉपर, मरकरी, Hg और Au क्या है, गोल्ड, Ag क्या है, चांदी। जो इनकी रिएक्टिविटी है ना वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अर्थात जो मेटल नीचे धरी है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, जितनी इजी डोनेट कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ये क्या है, लेस रिएक्टिव। जितनी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर की ओर है वो क्या है, अधिक एक्टिव है, और वो इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की अपेक्षा जल्दी से क्या कर देंगी, त्याग देती हैं, इसलिए वो क्या होंगी, हाईली रिएक्टिव होंगी। और ऊपर से आपके सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो इन्हें आप प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन का जो ऑयल होता है ना, मिट्टी का तेल, उनमें धरते हैं आप सोडियम और पोटेशियम को संरक्षित करके। और बात करते हैं हम, और देखिए दूसरा बेनिफिट क्या है इस सीरीज का, इस सीरीज से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल किसके लवणीय सॉल्यूशन है ना उससे डिस्प्लेस करा सकती है, प्रतिस्थापित करा सकती है। जो सी मेटल अपने से, जो मेटल ऊपर है ना इस सीरीज में, जैसे कि दैट इज सपोज आपके पास कौन सी मेटल है, आपके पास जिंक मेटल है, आपने जिंक लिया है। जिंक जो मेटल है ना, आपने किसका सॉल्यूशन ले लिया, एक साल्ट ले लिया, सॉल्यूशन किसका, दैट इज सपोज आपने F3 का ले लिया। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है
CuSO4 और CuSO4 आपने क्या किया, आपने Fe मेटल ली। Fe की क्या है एक्टिविटी अधिक है किससे, कॉपर से। कॉपर कहाँ है, ये है कॉपर, ये इससे क्या है नीचे की ओर है। जो मेटल अधिक एक्टिव है और वो जो कम एक्टिव मेटल है उसके विलियन से, उसके साल्ट के विलियन से उसे क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है Fe कहाँ है, सीरीज में अपर की ओर है, Cu कहाँ है, H से नीचे की ओर है, और इस मेटल से कहाँ है, नीचे की ओर। तो ये क्या करेगी, इसका जो साल्ट का जो विलियन है ना उसके सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल देगी। तो देखिए यहाँ पर कैसी थी, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का था, ब्लू सॉल्यूशन होता है इसका नीला। अब क्या होगा, जैसे आप इसमें Fe की छड़े डालते हो ना CuSO4 में कुछ, तो इसका जो कलर था ना ब्लू वो गैप हो जाता है, कैसा हो जाता है, ग्रीन, और क्या बनने लगता है FeSO4। और Cu को क्या निकाल देता है, यहाँ बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी Fe की एक्टिविटी Cu से अधिक थी, इसलिए क्या बना लिया इसने मिलकर FeSO4। और बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इस सीरीज में कहीं कहां पर था, देखिए मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम, और आपके सामने क्या है, कॉपर CuSO4। तो ये क्या करेगा, यहां से इस मेटल को Mg रिप्लेस करा देगा और अपने आप बैठ जाएगा। तो क्या बनाएगा, MgSO4 बनाएगा। इसने क्या कहा, ये मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया। अब मैग्नीशियम सल्फेट का क्या कलर था, कलरलेस हो गया। ये क्या करता है, इसने रिप्लेस कर दिया इसके साल्ट के विलियन से ही। ठीक है, जो अधिक एक्टिव मेटल होती है वो कम एक्टिव मेटल के उसी के ही किसके, साल्ट के विलियन से उसे रिप्लेस करा देती है। देखिए यहाँ पर रिप्लेस करा दिया, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फाइड। बात करें क्या है, जिंक। जिंक कहाँ है सीरीज में पर, देखिए ये है आपका जिंक, और किसके साथ करा रहा है, इसके Cu के साथ। अब Cu क्या हुआ यहाँ पे, CuSO4, ये क्या है इसका साल्ट विलियन तो है। अब क्या करेगा यहाँ पे जिंक, जिंक यहाँ से इस मेटल को बाहर निकाल देगा और अपने आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बना, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये क्या कैसा कलर होता है, कलरलेस। और देखिए क्या बन गया, कॉपर। तो देखिए जब जब आप जिंक की छड़े में डालते हैं CuSO4 में, तब जो उसका ब्लू कलर है ना वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, गायब हो जाता है। उसका जो रीजन है, ये जो एक टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और इसकी ही बोलती है आप केमिकल सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ आ गया हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।